नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस देश में आप भगवान को गाली दे दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने जज के खिलाफ कुछ बोल दिया तो यकीन कीजिए कि आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन वक्त बदल रहा है। कहते हैं कि जो आप रोपिएगा बोइएगा वही काटिएगा। और आज इस देश की जुडिशरी अपने एग्जिस्टेंस के समय से, अपने शुरुआती दौर के समय से सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, इसकी साख और इसका वजूद आज दांव पर लग गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को तुगलक रोड में जो उनका आवास है वहां पर मिले नोटों के ढेर में लगी आग की खबर का। इस खबर की विवेचना कई एक एंगल से करने की आवश्यकता है। पहले मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता देता हूं कि अभी तक क्या क्या हुआ है। 14 मार्च को तकरीबन 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के घर तुगलक रोड में जो है वहाँ पर आग लगती है। जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी। बताया जा रहा है ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ गए थे। कहीं पर बताया जा रहा है कि प्रयागराज के रहने वाले हैं। जो भी हो, ये उस वक्त मध्य प्रदेश में गए थे और इनकी बेटी और इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने आग लगने की खबर दी। 14 तारीख के रात में ही, यानी फिर 15 हो गया टेक्निकली, तो फायर टेंडर्स और दिल्ली पुलिस का पीसीआर वैन वहाँ आया, उसने आग को बुझाया। उसमें एक जो जवान आग बुझाने वाले थे उसने चिल्लाया कि महात्मा गांधी करना से लाइट इसका ये क्या है, सब कर दे, सब कर दे। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। ये भी लिया बेटा। में आग लग गई। महात्मा गांधी मतलब नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर रहती है। आज महात्मा गांधी की आत्मा भी रो रही होगी कि हमने किस देश में किस तरह के लोगों के हाथ में तीनों शासन के तीनों अंगों को सौंपा है, कदाचित चौथे स्तंभ को भी सौंपा है। बहरहाल 15 तारीख को उसके बाद जस्टिस वर्मा भोपाल से दिल्ली लौट गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें जो आग लगी थी, नोटों के ढेर और बहुत सारे और डेब्री थे, उसमें बताते चलें कि इसमें जो चूक हुई, कानून के जानकार बताते हैं कि जो घटना हुई थी इसमें पुलिस को उस कमरे को सील करना चाहिए था, तो वो सील नहीं किया गया। एफआईआर के संबंध में अलग अलग बातें आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो भगवान से ऊपर होते, मैंने बताया भी। उसमें समस्या ये है कि एक मामला हुआ था के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये 25 जुलाई 91 का फैसला है। वो ये कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या फॉर दैट मैटर और कोई कानून में
हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए उन पर एफआईआर नहीं किया जा सकेगा। और अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो पहले अगर हाईकोर्ट के जज हैं तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से को सूचना देकर उनसे अनुमति लेनी होगी, तभी एफआईआर होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसके कारण एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से भी मेरी बात हुई, कुछ कानून के जानकार से भी बात हुई। उनका कहना था कि नेम्ड एफआईआर ना सही, लेकिन एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। तो बहरहाल वो नहीं हुआ। और सबसे मजेदार बात यह है कि 15 तारीख को वो सफाई कर्मी उस कमरे की पूरी सफाई कर दिया। सफाई मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जस्टिस वर्मा के अधिकारियों ने बताया कि साहब ऐसा है कि जो जला है उसमें स्टेशनरी के पेपर्स थे और कुछ कोर्ट के कागजात वगैरह थे। 16 से 20 मार्च समझिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अभी तक वो अखबारों में नहीं आया है, न किसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। जब ये इतने बड़े कैश मिलने की खबर पुलिस ऑफिसर्स तक गई तो उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको खबर किया गया। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने 16 तारीख को ही बताया, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि साहब वहां जो डेबरी था उसको लोगों ने हटा दिया। प्रश्न यह भी उठेगा कि किसके कहने पर हटाया, जज साहब के आने के बाद हटा। कुछ मीडिया में यह भी खबर आ रही है कि जब पुलिस ऑफिशियल गए थे उसको सील करने के लिए, तो उसको जज साहब के पर्सनल सेक्रेटरी या उनके कोई स्टाफ ने मना किया, कहा कि आप ये सब करने की जरूरत नहीं, आप जाइए। अब जज साहब के पर्सनल सेक्रेटरी, जज साहब का जब इतना ताकत है तो पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह का तो जो हालत है उस पर आगे बात करेंगे। उसके बाद जब ये सारी खबर गई तो कॉलेजियम सिस्टम बैठा। कॉलेजियम सिस्टम आपको पता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज इस देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ये जो बॉडी है, ये बॉडी आज के तारीख में इस देश में यूं कहिए कि संविधान से परे है, ऊपर है। इतना पावर तो राष्ट्रपति को नहीं है इस देश में, प्रधानमंत्री को नहीं है, किसी को नहीं है, इतना पावर है। वो कैसे आया उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम उसमें बैठे। हालांकि जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये जो अधजले नोट, जिसका वीडियो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि कुछ जजेस सुप्रीम इस कॉलेजियम में, उनका कहना था कि इनसे रिजिग्नेशन लिया जाए, लेकिन अंततोगत्वा उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनका पेरेंट जो कोर्ट है, उसमें ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। बताते चलें कि जस्टिस वर्मा वकील से प्रोन्नत होकर जज बने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ऐसा ही होता है, आप सब लोग को पता है। इनके फादर भी बताए जाते हैं कि हाई कोर्ट में ही जज थे। ये अब ओपन सीक्रेट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ही रिश्तेदार जज बनते हैं। ये सब लोग जानता है। अगर आप कोई आम आदमी हो, कोई आम लड़का हो, कोई आम वकील हो, जो बहुत कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने की संभावना लगभग निर्मूल है। तो बहरहाल इनको वहां ट्रांसफर कर दिया गया और कहा गया कि ये पनिशमेंट नहीं है, कवर अप करने की कोशिश हुई। अब मजेदार बात देखिए कि पहली रिपोर्ट छपती है 21 मार्च को। ये मेरे हाथ में ये अखबार है। 21 मार्च को 21 मार्च को एक बहादुर पत्रकार हैं धनंजय महापात्रा। इस व्यक्ति ने 21 मार्च को यह खबर छापी, फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड्स टू रिकवरी ऑफ कैश पाइल। यानी हाईकोर्ट के जज के घर में आग लगी और बहुत बड़ी मात्रा में कैश रकम बरामद हुई। आप यूं समझिए कि अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया के इस बहादुर पत्रकार धनंजय महापात्रा ने यह खबर नहीं छापी होती तो कदाचित यह हमारे और आपके पहुंच से बाहर होती, ये मीडिया में खबर आती भी नहीं।
जब ये खबर आग के जंगल में आग की तरह फैली तो उसके बाद जस्टिस CJI खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को कहा कि भाई अब एक इन हाउस इंक्वायरी कीजिए। इन हाउस इंक्वायरी का भी व्यवस्था इन्हीं लोगों ने किया है। उसमें एक व्यवस्था कर दी गई कि साहब इसमें इन हाउस ये किया जाएगा, और ये इनफैक्ट एक जजमेंट है, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो वहां से इन हाउस कहा गया कि इंक्वायरी होगा। इसी बीच एक और मजेदार बात हुआ कि जो दिल्ली फायर सर्विस के चीफ हैं अतुल गर्ग, इन्होंने पहले बयान दे दिया था कि आग एज सच कुछ लगी ही नहीं है, ऐसी कोई आग नहीं लगी है। हालांकि बाद में उसने डिनाई किया। ये सारी बातें मतलब फायर डिपार्टमेंट चीफ डिनाइज रिपोर्ट्स दैट ही हैज क्लेम्ड नो कैश वाज फाउंड। पहले बोला कि कोई कैश उसे नहीं मिला, फिर बोला कि नहीं हम ये बयान नहीं दिए हैं। ये सारी चीजें होती रही। मैं कुछ अखबारों की कटिंग आपको इस बीच में दिखा दूं पहले, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ लीजिए। तो ये किस तारीख को, 22 तारीख को ये जज साहब ने अपना डिनायल, अपना बयान वो सबमिट कर दिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जस्टिस खन्ना ने जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि इसमें इंक्वायरी करके आप फैक्ट फाइंडिंग करके हमको दीजिए, तो वर्मा साहब ने कहा कि साहब ये मेरे पास हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि स्टोर रूम में कैश रखा हुआ था और ये किसी की साजिश हो सकती है। और उनको जब वो वीडियो भेजा गया, जज साहब ने, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको जब वीडियो भेजा और कहा कि साहब इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो उन्होंने कहा कि वेयर इज द कैश, वो कैश है कहां? तो कैश तो 15 तारीख को साफ कर दिया गया था। उसके बाद उनका डिनायल आ गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी ने साजिश की है और मेरी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया है। बहरहाल ये सब चीज चलता रहा। उसके बाद 23-24 तारीख को बड़ा मजेदार बात है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ वर्कर जो हैं वो सफाई का काम कर रहे थे, तो उन लोगों को 500 करेंसी की नोट मिली। और जब नोट मिली तो पब्लिक में और हंगामा हुआ, और अंततोगत्वा अभी वो इंक्वायरी चल रही है। और इस बीच में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी प्रयागराज उसका नाम अब हो गया, बट इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार के वकीलों ने कहा कि साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि आप किसी को यहां पर भेज दीजिएगा। उसके बाद अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना के घर पर इन सभी लोगों ने एक तरह से धावा बोल दिया है, और ये एडमेंट है कि आप FIR रजिस्टर कीजिए इस जज के खिलाफ, और इसको यहां पर ट्रांसफर नहीं होने देंगे हम, और अगर ये आएंगे तो इनके खिलाफ हम लोग इनको काम नहीं करने देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की आज खबर छपी है, और उसके अनुसार लिख रहा है कि पुलिस इंस्पेक्ट जजेज हाउस, सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर पिटीशन ऑन FIR। कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि साहब इस जज साहब पर FIR होनी चाहिए। ये अभी तक का सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। अब थोड़ा हम लोग पड़ताल करते हैं और इस विषय पर हम लोग थोड़ा विवेचना कर लें। इस तरह की घटना पहली बार हुई है, जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप पहली बार लगे हैं। आंसर इज नो। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, और मजेदार बात है कि इस खबर को भी धनंजय महापात्रा ने ही के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। ये 17 सितंबर 2010 की खबर है। इसमें पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, बहुत बड़े न्यायविद थे, कानून मंत्री रहे, बहुत बड़े वकील, उन्हीं के पुत्र प्रशांत भूषण हैं। इनके हवाले से देखिए ये खबर, 8 चीफ जस्टिस वेयर करप्ट।
8 मुख्य न्यायाधीश करप्ट थे। एक और मजेदार घटना हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में ही। एक जज थे समित मुखर्जी साहब, तो वो कुछ ठेकेदार से हॉबनॉबिंग हो रहा था। सीबीआई और उनका प्राइवेट सेक्रेटरी अशोक कपूर, मिडिलमैन एक धर्मवीर खट्टर था, दलाल सहारा रेस्टोरेंट का ओनर था विनोद खत्री। इन सबों के टेलीफोन को सीबीआई ने सर्वेलेंस पर लिया था। यह घटना 2003 की है। तो सर्वेलेंस में लिया तो वो लगा साहब कि ये तो माने इसमें कुछ गड़बड़ी है। उसमें फिर एफआईआर हुआ और अंततोगत्वा जज साहब को अरेस्ट किया गया। इंपीचमेंट के लिए भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से पॉलिटिशियन इस बात पर डिवाइडेड थे और इंपीचमेंट इनका नहीं हुआ और वो फिर रिटायर कर गए। और मजेदार बात है कि 2003 का यह मामला, उसमें कई एक और बहुत ऐसी बातें आई है जो मैं बता नहीं सकता हूं। एक रिटायर्ड जज ने तो कहा कि उस दलाल से कन्वर्सेशन में हुआ कि जापानी समोसा मांग रहे हैं जज साहब। तो जापानी समोसा से तात्पर्य था जस्टिस ढींगरा के ही शब्दों में कि वो लड़कियों की सप्लाई मांग रहे थे जज साहब। जापानी समोसा और ये समोसा वो समोसा, मैं आपको बता दूं, ये जापानी समोसा कोड नेम था लड़कियां सप्लाई करने। ओह ओह, तो ये तब सारा घृणित काम हुआ है। मजेदार बात यह है कि यह मामला अभी भी चल रहा है, सजा इसमें नहीं हुई है। अब आपने अखबारों की कटिंग देख ली, सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले आइए कि संविधान में अनुच्छेद 312 कहता है, इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट के बाद इसको जोड़ा गया था। ये मैं आपको दिखाता हूं। आर्टिकल 312 क्लाउज 4, द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एफोरसेड में कंटेन सच प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 6 as may be necessary for giving effect to the provisions of that law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। मोटे तौर पर यह समझिए कि इसमें जैसे IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन आर्टिकल 311 वगैरह में होता है, उसी तरीके से कहा गया कि साहब जजों की नियुक्ति के लिए भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो। मुझको स्मरण आता है कि संविधान दिवस पर बोलते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस पर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि IAS और IPS की तरह जजेस की नियुक्ति हो। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है डिटेल में, उसका लिंक मैं दे देता हूं, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में चर्चा की है, लेकिन नटसेल में आपको बता दें कि संविधान में जो व्यवस्था जजों के अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए है, उसमें कहता है कि इनफैक्ट आर्टिकल 124 और 217 ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को लेकर के है। उसमें कहता है, एक शब्द है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करके नियुक्त करेंगे। तो 1993 के पहले, 1993 के पहले जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जैसा हमारा संविधान में व्यवस्था है। राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो उनका दस्तखत होता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ही सेलेक्ट करते थे। 1981 में एक केस हुआ जिसको फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। SP गुप्ता करके एक वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जो कंसल्टेशन है इसको कंकरेंस बनाया जाए, यानी कि जजों की नियुक्ति
में चीफ जस्टिस जो कहें वही हो। 1981 में इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया और कहा कि नहीं, जजों की नियुक्ति का अधिकार एग्जीक्यूटिव को है और एग्जीक्यूटिव ही करेंगे। लेकिन उसके बाद भी यह चलता रहा पूरा कि अपॉइंटमेंट हम अपने कब्जे में ले लें। और 1993 में फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 जजेस केस के नाम से उसको जानते हैं, वो केस हुआ और उसके बाद वो एसपी गुप्ता वाला जो 81 का जजमेंट था उसको पलट दिया गया। कहा कि यस, जजों की यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंकरेंस, यानी यही जो नाम सजेस्ट करेंगे वही नियुक्ति होगी। यानी 93 से एग्जीक्यूटिव यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति से यह अधिकार एक तरह से समझिए कि छीन लिया गया और जज साहब लोग अपनी नियुक्ति स्वयं करना। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये पूरी गंदगी जो फैली है ना, दुनिया में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि जजेज अपनी नियुक्ति स्वयं करेंगे। यूएसए में तो नियुक्ति पर रेटिफिकेशन होता है, कांग्रेस का यानी वहां के संसद का। इसके बाद संविधान में एक प्रोविजन है, तो राष्ट्रपति ने विचार के लिए भेजा कि साहब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या ये ठीक है या क्या एक ही जज या 3 जजों की गई थी। तो 98 में कुछ नहीं कहा कि ठीक है 3 नहीं 5 होगा, माने एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कॉलेजियम बन गई। और उसी कॉलेजियम के बाद से समझ लीजिए कि ये पूरा सिस्टम चल रहा है और जजों की नियुक्ति ही कॉलेजियम करते हैं। भाई भतीजावाद के आरोप न जाने कितने बार लगे और यह अब जिसको बोलते हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज कुछ पर्टिकुलर परिवारों की जागीर बन के रह गए। ना तो इसमें रिजर्वेशन लागू होता है, ना कोई मेरिट की बात है। और एक रिटायर्ड जज ने, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में तुम्हारा मैं खुजाऊं और मेरा तुम खुजाओ वाला सिद्धांत चलता है, बार्टर सिस्टम चलता है। मेरे बेटों को आप अपॉइंट कर दीजिए, आपके बेटे को हम अपॉइंट कर देंगे। तो बेटा, पोता, नाती, दमाद, पतहू, ये सब का धंधा चलता है। इसलिए कोई आम नागरिक, कोई आम व्यक्ति, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट, आजकल के जो लड़के आ रहे हैं, इतना शार्प बच्चे आ रहे हैं वकालत के प्रोफेशन में, जिनका प्रोफिशिएंसी, जिनका इंटेलिजेंस एक्सेलेंट है, लेकिन वो कभी हायर जुडिशरी के जज नहीं बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि इनके परिवार में कोई जज नहीं था। तो ये कॉलेजियम सिस्टम ने इस व्यवस्था को कायम कर दिया। अब आप कहिएगा कि ये साहब आप सोच करके देखिए कि अगर यह मामला किसी जज के अलावा किसी का होता तो क्या होता है। फर्ज कीजिए कि यह मामला किसी ब्यूरोक्रेट का होता, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, स्टेट सर्विसेज हो, कोई भी हो, तो क्या होता? सबसे पहले वहां ईडी का प्रवेश होता, सीबीआई का प्रवेश होता, उस पर एफआईआर रजिस्टर होता और उसी समय उस अधिकारी को पकड़ के जेल में बंद कर देता। सस्पेंशन तो सेम डे ही हो जाता है। ऐसे भी है कि वो अगर 48 घंटा जेल में रहता है तो उसका सस्पेंशन हो जाता है। हायर जुडिशरी में सस्पेंशन का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर वो कोई व्यापारी होता तो उसके यहां ईडी पहुंचती, सीबीआई पहुंचती, उसको घसीट करके जेल ले जाती और इंक्वायरी शुरू हो जाता। अगर ये पॉलिटिशियन होता तो पूरे देश में, लोकसभा से लेकर विधानसभा और प्रेस में पूरा हाय तौबा होता और उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो गया होता। उसको रिजाइन तो तुरंत करना पड़ता और जेल भी जाते वो। लेकिन चूंकि ये जज साहब हैं, इसलिए अभी तक इनको सजा के तौर पर क्या मिला है, तो जहां ये वकालत करते थे इलाहाबाद में, वहीं इनको भेज दिया गया। अब ये सोच लीजिए, इसको बोलता है ना, इट्स अ बिजार, ये अजीब स्थिति है इस देश में। 3 प्रश्न है। पहला
कि जब आग लगी और पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग गए तो उन लोगों ने कमरे को सील क्यों नहीं किया? थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाए, चूंकि मैंने कहा कि के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में 25 जुलाई 91 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। जस्टिस वेंकट चलैया, जस्टिस जे.एस. वर्मा बाद में चीफ जस्टिस भी हुए, ललित मोहन, इन लोगों का जजमेंट है जो ये कहता है कि जजेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत नहीं आएंगे, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। और ऐसा कोई मामला आता है तो अगर हाईकोर्ट के जजेस के मामले में आता है तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचना दीजिए। अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करेगी पुलिस, और उनका जब परमिशन मिलेगा तभी उन पर एफआईआर इंस्टीट्यूट होगा। यहां तक तो हम समझ गए। लेकिन कानून के जानकार यह भी मानते हैं कि साहब नेम्ड एफआईआर नहीं तो कम से कम एफआईआर तो हो सकता था। कुछ लोग ये भी करते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं इसमें दिक्कत क्या है। आज की तारीख में जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जिस तरीके से मतलब रंगदारी होती है, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, रंगदारी होती है। मुझको मालूम है कि कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट एक कानून है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि समाज को चुप नहीं बैठना होगा। कब तक आप इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के डर से नहीं बोलिएगा, यह देश, समाज और न्यायिक व्यवस्था रसातल में चली जाएगी। क्यों नहीं रजिस्टर हुआ होगा ये मैं आपको बता देता हूं। जो अधिकारी कर्मचारी या जो भी पीसीआर में कुछ अफसर तो रहे होंगे, कम से कम सब इंस्पेक्टर तो रहे होंगे, उसने ये सूचना तुरंत दी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट का जज का मामला था। मैंने बता दिया कि अगर आम आदमी का होता तो किसी से नहीं पूछता, एफआईआर करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसने निश्चित रूप से खबर किया होगा, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का मामला है तो सोचा होगा पुलिस कमिश्नर ने भी, मैं जो अनुमान लगा रहा हूं कि कौन ही झंझट में पड़े, भाई पहले सूचना दे दो जज साहब को, जो बोलेंगे सो होगा। तो उसने सूचना भी दी, लेकिन 15 तारीख को तो सफाई हो गया, सारा एविडेंस खत्म हो गया, और एक्सेप्ट वो वीडियो वहां पर उपलब्ध है और कोई एविडेंस तो अब है नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का भी मामला क्यों हुआ होगा सो बताते हैं। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर शुरुआत हुआ, अगर मैं बिहार की बात करूं तो 1991 में मुझको याद है एक जज हुआ करते थे, जस्टिस बिमल चंद्र बसाक, पटना हाईकोर्ट में, अपने उस विम्सिकल अंदाज के लिए जाने जाते। समस्तीपुर में एक डीएम थे केपी सिन्हा, मुझको याद है मैं उस वक्त नौकरी में नया नया आया था। उनको दिन भर के लिए अरेस्ट कर लिया गया कोर्ट में, और इतना सेंसेशनलाइज हुआ उस समय तो मीडिया और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बड़ा एंजॉय किया कि बहुत अच्छा। लेकिन उस घटना ने जहां एक और पूरे एग्जीक्यूटिव को डेनिग्रेट कर दिया, और वहीं जुडिशियरी का जो सो कॉल्ड सुप्रीमेसी और उसका जुडिशियल एक्टिविज्म है उसकी शुरुआत करते। मैंने इस नौकरी में न जाने कितने ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहां हाईकोर्ट में सारे ऑफिसर्स को इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी बुला लिया जाता है, और मजेदार बात है कि जिस दिन बुलाएगा उस दिन वकीलों और जज में पता नहीं वो सामंजस्य रहता है या क्या रहता है, सारे बेंच पर लोग बैठ जाएंगे और ये सारे ऑफिसर इंक्लूडिंग द चीफ सेक्रेटरी सब लोग खड़े रहते हैं और इनको जलील किया जाता है। आपने आए दिन वीडियो देखे होंगे जहां जज साहब बोलते हैं उस अधिकारी को कि आपको कपड़ा पहनने का तमीज नहीं है, आपने ये कोट नहीं पहना, ड्रेस कोड नहीं है। आपको बताते चलें कि ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है कि कोर्ट में अपियर होने के लिए कोई ड्रेस कोड रहेगा, बंद गले का सूटे हम पहन के जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन न जाने विम से इसको बोला जाता है। मुझको तो जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कुछ अपने सीनियर कोलीग से, जो बहुत पहले रिटायर किए, तो ये जो एक अजीब सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि किसी को बुलाओ और उसका सैडिस्टिक प्लेजर कि हम तो यूपीएससी पास नहीं कर पाए, अब जो ये लोग बहुत बड़ा हाकिम बन गया है तो इसको बताते हैं। तो वो जो जलील करने की प्रणाली शुरू हुई उसके कारण ब्यूरोक्रेसी में
वो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, थर थर करता है, आपको हम बता रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें भी बेचारा पुलिस कमिश्नर थर थर कर रहा होगी, कौन एफआईआर कराने का दे भाई, मीडिया भी उछलने लगेगा बिना जानकारी के। तो इसलिए एफआईआर नहीं हुई। एक कानून है जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, इसको देखिए। इसमें सेक्शन 3 देखिए क्या कहता है। यह सेक्शन 3 कहता है कि मैं इसके मजमून को नहीं पढ़ता हूं, सिर्फ इसके स्पिरिट को बता देता हूं। यह लिख रहा है एडिशनल प्रोटेक्शन टू जजेज, कि जज साहब के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स आदि नहीं चल सकेगा। इसके विरुद्ध जो वो जज के हैसियत से कोई काम किए होंगे। ठीक है, ये प्रोटेक्शन अदर ऑफिसर्स को भी रहता है कि साहब अगर ये प्रोटेक्शन नहीं रहे तो वो फियरलेसली कोर्ट में जजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब वो जजमेंट देंगे तो एक पक्ष प्रभावित होगा, जो उसको पसंद नहीं आएगा तो वो केस कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो उसका प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर में भी है, एमएलएज, एमपीज, एमएलसीज को भी है कि हाउस में कहे गए किसी बात के लिए उस पर प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती है। ऑफिसर्स पर भी है, जितने एक्ट बनते हैं उसमें कहा जाता है कि अगर उस ऑफिसर ने इन गुड फेथ कोई एक्ट किया हो तो उस पर प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। लेकिन बाकी जगह ये होता नहीं, हो जाता है धड़ल्ले से, केस हो जाता है और कोर्ट में जब जाता है तो कॉग्निजेंस भी लेते हैं जज साहब। तो एक तो ये है। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये एक अलग मामला है जिसके कारण लोग थर थर करते हैं, डरते रहते हैं कि भाई कौन लफड़े में पड़े। तो इन पर केस नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि 3 चीज समझिए। पहला कि चूंकि एफआईआर नहीं हुआ तो अब तो एविडेंस भी नष्ट हो गया। अब तो सोच लीजिए कि अगर एफआईआर होगा भी तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए कि एविडेंस समाप्त हो गया। हालांकि अगर वैज्ञानिक तरीके से एविडेंस हो तो जिस वक्त वो वीडियोग्राफी की गई उसके कोऑर्डिनेट से पता चल पाएगा कि कहां वीडियोग्राफी हुई थी, जिस कर्मी ने वीडियोग्राफी की उसका गवाही हो सकता है। लेकिन ये सब तो अलग इशू है। तो आप सोच लीजिए कि इस प्रोविजन ने वीरास्वामी के केस के कारण और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह के कारण ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा पक्ष, आज सुप्रीम कोर्ट स्वयं कटघरे में खड़ा है। अगर यह मामला किसी भी व्यक्ति का होता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तो आज वो सलाखों के बीच होता। ईडी उसके घर पर रेड कर रही होती, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही होती। तो अभी तो ये इंक्वायरी के लेवल पर ही है। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी तब जाके एफआईआर होगा, तब इन्वेस्टिगेशन होगा, और तब तक, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होता है ना, समय का बड़ा महत्व होता है। और सोच लिए कि 14 तारीख को आग लगी और अब मार्च खत्म होने वाला है, तो ये पूरा आधा महीना गुजर गया। तो इस सुप्रीम कोर्ट की साख दाव पर है। इतना देरी क्यों हो रहा है? कौन सा इंक्वायरी होगा? वीडियो सामने में है, सारा सबूत सामने में है, इस पर इमीडिएट एफआईआर होना चाहिए। दूसरा पक्ष। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या वक्त नहीं आ गया है संविधान में 2 परिवर्तन करने का? पहला कि इस कॉलेजियम सिस्टम को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी बनाए जाने की बात हो रही है, लेकिन मेरा अपना अभिमत है कि वह भी इसी तरह के कुकुर जाल में फंस जाएगा। आर्टिकल 312 में जो प्रोविजन है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, उसको बनाइए और परीक्षा हो यूपीएससी से और वहीं से जजेस की नियुक्ति हो। जैसे आईएएस एसडीएम के बाद जाते जाते कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है, तो उसमें भी नियुक्ति हो। वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से शुरुआत करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज बने, हाई कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाए। इसमें कहां कोई रॉकेट साइंस है? इसको करने की जरूरत है। और सरकारों में इतना लैचेज है, इतना लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, क्यों नहीं कर पाता है? अभी ये अच्छा मौका है
जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द टाइम इज राइट नाउ फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड एक्ट। और अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, ये वीरा स्वामी के मामले में जो जजेस पर एफआईआर करने के गाइडलाइंस हैं, उसको तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। पिटीशन फाइल करे यूनियन गवर्नमेंट और रिक्वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट से कि इसको पलटिए इस फैसले को। और अगर नहीं होता है तो कानून लाइए, ऑर्डिनेंस लाइए। 140 करोड़ जनता का फेथ का रिपोजिटरी पार्लियामेंट है, क्योंकि वो लोग चुन के जाते हैं। ये जज साहब लोग चुन के नहीं जाते हैं। और समय आ गया है कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट, ये दोनों को रिव्यू कीजिए, रिविजिट कीजिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि समाज को आगे आना होगा। दुर्भाग्य से हमारे यहां सिविल सोसाइटी वैसा नहीं है जहां यूरोप और अमेरिका या डेवलप मुल्कों में है। अब सोच लीजिए कि अगर एक कोई और मामला होता तो देश की राजधानी या राज्य के देश के अलग अलग जगहों पर सिविल सोसाइटी कैंडल लेके निकल गया होता। क्या कोई पब्लिक आउटरीच हुआ? क्या कोई पब्लिक सिविक बॉडी से इस तरह की मांग उठी? क्यों नहीं विरोध हो रहा है इसका? मैंने बताया ना कि ये डरने, माने स्थिति ये है कि साहब लोग जुडिशरी के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, जुडिशरी की चर्चा करने से बचते हैं। पार्लियामेंट में एक जज के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव पहले से चल रहा है। पार्लियामेंट में अगर आप उठाइए तो कहेगा कि जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अजीब हाल है भाई। सेबी के चीफ की चर्चा नहीं होगी। कोई एमपी अगर पहले घूस लेके आया हो, कहेगा वो सदस्य यहां नहीं, उसकी चर्चा नहीं होगी। कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल जो पार्लियामेंट का है और विधानसभाओं मैंने देखा कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली वगैरह, उसमें लिखा हुआ है कि जज की कंडक्ट की चर्चा नहीं, उसको अमेंड कीजिए। क्यों नहीं चर्चा होगी? आप सोच करके देखिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। लोकपाल कानून जो बना उसमें वो प्रधानमंत्री का, कैबिनेट मिनिस्टर सबका जांच करेगा। लेकिन उस लोकपाल ने जब कहा कि एक जज का मामला जांच हो तो पूरा जुडिशरी खड़ा हो गया और उस पर चल रहा है कि साहब जज का जांच कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में भगवान को गाली देके आप निश्चिंत घर में सो सकते हैं, लेकिन अगर जुडिशरी के खिलाफ आपने कुछ बोला तो उसके बाद आपकी तो बैंड बज जाएगी। वक्त आ गया है कि जुडिशरी, जिसके लिए हम सब लोगों के मन में बहुत सम्मान है, वो सम्मान बरकरार रहे और इस इमारत में जो घून लगने की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ है, इसको जड़ से निकाल करके बाहर फेंकने की जरूरत है। अन्यथा अगर 140 करोड़ जनता का फेथ, 140 करोड़ जनता के मन में जो आस्था और विश्वास है न्यायपालिका के प्रति, अगर उस पर बट्टा लगा रहा, वो खत्म होना शुरू हुआ तो प्रजातंत्र इटसेल्फ खतरे में पड़ेगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।